नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 के चैनल पर। मैं अमन यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे महेश बर्नवाल भारत के इतिहास में अध्याय 16 को, जो कि है आपका दक्कन और दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में। तो दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग एक बार मैप देख लेते हैं, क्योंकि दक्कन और दक्षिण भारत के इतिहास में बहुत कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था सुदूर दक्षिण भारत का इतिहास, तो आप लोग शायद उससे कन्फ्यूजन हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आज हमें जो इतिहास पढ़ना है उसमें वो दक्षिण और दक्कन के बारे में पढ़ना है। तो जो हम आज इतिहास पढ़ेंगे वो नर्मदा नदी से लेकर के जो आपका तुंगभद्रा नदी है वहाँ तक के बीच में जो क्या कहते हैं राज्य पनपे थे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उस दिन जो हमने पढ़ा था सुदूर दक्षिण में आरंभ, वो आपका तुंगभद्रा नदी से कन्याकुमारी के बीच तक था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें आज हम लोग चालुक्यों के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रकूटास के बारे में पढ़ेंगे, वातापी के बारे में पढ़ेंगे, पूर्वी चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सभी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो वंश हम पढ़ेंगे वो है वाकाटक वंश। तो देखिए पहला पॉइंट, उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहनों के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति वाकाटकों ने प्रभुत्व जमाया। ठीक है, वाकाटकों ने जो स्वयं ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों को अत्यधिक भूमि अनुदान किए। इन अनुदानों के प्रमाण उनके द्वारा जारी किए गए अनेक ताम्रपत्रों में मिलते हैं। इन्हीं ताम्रपत्रों में वाकाटक प्रकाश में आए थे। वे ब्राह्मण धर्म के महान पक्षधर थे। उन्होंने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसको ऊपर कर दिया मैंने। चलिए अगला पॉइंट देखिए, सांस्कृतिक दृष्टि से वाकाटक राज्य ने ब्राह्मण धर्म के आदेशों और सामाजिक संस्थाओं को दक्षिण की ओर बढ़ाने में सेतु का काम किया था। पुराणों के अनुसार विंध्य शक्ति वाकाटक राज्य का संस्थापक था और उसकी आरंभिक राजधानी पुरी का बरार में थी। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, उसकी तुलना इंद्र और विष्णु से भी की गई है। वाकाटकों की शक्ति का विस्तार विंध्य शक्ति के पुत्र प्रवर सेन प्रथम ने किया था। वाकाटकों में यह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रवर सेन ने ब्राह्मण धर्म की महत्ता स्थापित की तथा 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रवर सेन के बाद रुद्रसेन प्रथम 335 से 360 ईसा वाकाटक राजा बना था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उसने संभवतः गुप्तों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिया, जिससे समुद्रगुप्त ने उसके राज्य को छोड़ दिया। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिण के जिन राज्यों का उल्लेख हुआ है उस सूची में वाकाटकों का नाम नहीं मिला है। रुद्रसेन का उत्तराधिकारी पृथ्वीसेन प्रथम बना। उसने बेसिन की शाखा के शासक विंध्य शक्ति से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए तथा उसे कुंतल पर अधिकार करने में सहायता प्रदान किया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पृथ्वीसेन ने अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री से कर दिया था। इस वैवाहिक संबंध से दोनों राजवंशों को लाभ हुआ, परंतु अधिक लाभ गुप्तों को हुआ था। आगे देखिए, पृथ्वीसेन का उत्तराधिकारी रुद्रसेन द्वितीय हुआ। यह चंद्रगुप्त द्वितीय का दामाद था। उसने अपनी पत्नी के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म त्याग दिया और वैष्णव धर्म को अपना लिया था। चलिए इधर आगे देखिए, इधर बगल में नेक्स्ट पॉइंट, रुद्रसेन की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी प्रभावती गुप्त अपने बड़े नाबालिग पुत्र दिवाकर सेन की संरक्षिका बनी। उसने संरक्षिका के रूप में प्रभावती गुप्त ने 13 वर्षों तक राज्य को किया। ठीक है, वाकाटक वंश की मूल शाखा का अंतिम शक्तिशाली जो शासक प्रवरसेन द्वितीय था और उसका आरंभिक नाम दामोदर सेन था। उसने सेतुबंध नामक काव्य की रचना की थी। उसके नई राजधानी प्रवरपुर बनाने का श्रेय भी दिया जाता है। चलिए आगे देखिए, वाकाटकों के बाद चालुक्यों का प्रभाव बढ़ा। उन्होंने 757 ईसा तक लगभग 200 वर्ष दक्कन और दक्षिण भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए आगे देखिए, चालुक्य अपने को ब्रह्मा, मनु और चंद्र के वंशज मानते थे। चालुक्यों ने 6ठी सदी के आरंभ में पश्चिमी दक्कन में अपना राज्य स्थापित किया था। अपनी राजधानी उन्होंने वातापी आधुनिक बादामी में बनाई, जो कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसी काल में दक्षिण में कोई भी अन्य शक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना बादामी के चालुक्य राज थे। चलिए अब चालुक्य राजवंश के बारे में देख लेते हैं एक संक्षिप्त में। बादामी के चालुक्य, तो इसे देखिए, इसमें सबसे पहला आपका जयसिंह आएगा। जयसिंह के जो पुत्र थे रणराग, उनके पुत्र थे पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम के 2 पुत्र थे, कीर्तिवर्मन प्रथम और मंगलेश। अब कीर्तिवर्मन जो प्रथम थे उनके क्या कहते हैं
एक आज उसके बाद जो शासक बने वो पुलकेशिन द्वितीय थे। उनके भाई जो थे विष्णुवर्धन थे। तो विष्णुवर्धन से ही आगे चल के वेंगी चालुक्य वंश की स्थापना हुई थी। उसमें जो राजा हुए वो विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य, विक्रमादित्य द्वितीय और कृतिवर्मन हुए। इसीलिए आपने जो ऊपर मैप में देखा था कि कई चालुक्य वंश बने, जैसे वातापी के चालुक्य वंश और पूर्वी चालुक्य, फिर कल्याणी के चालुक्य, तो वही वंश आगे बढ़ के कई शाखाओं में टूट गया था। तो देखिए चलिए पढ़ते हैं। तो चालुक्यों की मूल शाखा का उदय स्थल वातापी आधुनिक बादामी बीजापुर जिला के कर्नाटक में था। ठीक है, उदय स्थल बादामी होने के कारण ये बादामी के चालुक्य कहे जाते थे। इन्हें आरंभिक पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता था। चलिए दोस्तों आगे देखिए। अब जो है इनके जो शासक हुए हैं उनके बारे में कुछ डिटेल ले लेते हैं। देखिए पुलकेशिन प्रथम जो 543 से 566 ईसा बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। ठीक है, उसने सत्याश्रय व रण विक्रम जैसी उपाधियां धारण की थी और उसे श्री पृथ्वी वल्लभ भी कहा जाता है। कीर्तिवर्मन प्रथम जो 566 से 597 ईसा था। पुलकेशिन प्रथम के बाद उसका पुत्र कीर्तिवर्मन प्रथम गद्दी पर बैठा। इसने कई शासक को पराजित करके उनके राज्य को जीत लिया था। महाकूट स्तंभलेख में उसे बहु सुवर्ण अग्निष्टोम यज्ञ करने वाला कहा गया है। चलिए आगे देखिए। अब आगे जो है वो पुलकेशिन द्वितीय है जो 610 से 642 ईसा के बीच में है। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम का पौत्र एवं कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय के बादामी के चालुक्य वंश का चौथा व सर्वाधिक शक्तिशाली व प्रसिद्ध शासक था। उसने सत्याश्रय श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज की उपाधि धारण की थी। चलिए दोस्तों आगे चलिए। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी उसके एहेउल प्रशस्ति लेख से मिलती है, जिसके उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति वर्णित है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पुलकेशिन द्वितीय विंध्याचल के दक्षिण में संपूर्ण दक्षिणी भारत का अधिपति बन गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। कन्नौज का सम्राट हर्षवर्धन पुलकेशिन प्रथम का समकालीन था। वह भी उत्तरी भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना में तत्पर था। चलिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग 641 में पुलकेशिन द्वितीय की राज्यसभा में आया और उसके राज्य का भ्रमण किया। प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में सातवाहनों के अवशेष पर कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में इक्ष्वाकुओं का उदय हुआ था। चलिए आगे देखिए। ये नागार्जुनी कोंडा और धरणी कोटा में अनेक स्मारक छोड़ गए हैं। इन्होंने कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में भूमि अनुदान की प्रथा चलाई थी। अब चलिए दोस्तों एक दूसरे वंश के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग कल्याणी के चालुक्यों के बारे में। तो कल्याणी के चालुक्य वंश का उदय राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात हुआ था। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता तैलभ द्वितीय को दिया जाता है। तैलभ द्वितीय का परमार शासक मुंज से लंबा संघर्ष हुआ, जिसका उल्लेख साहित्य तथा लेख में हमें देखने को मिलता है। मृत्युंग कृत प्रबंध चिंतामणि से ज्ञात होता है कि तैलभ द्वितीय ने मुंज के ऊपर 6 बार आक्रमण किया, किंतु प्रत्येक बार वह पराजित हुआ। चलिए इधर देखिए नेक्स्ट पॉइंट। सोमेश्वर प्रथम 1043 ईसा में शासक बना। उसने अपनी राजधानी मान्यखेत से कल्याणी में स्थानांतरित किया। चोल नरेश राजराज ने सोमेश्वर प्रथम को बुरी तरह परास्त कर विजेंद्र की उपाधि धारण की। सोमेश्वर प्रथम ने परमारों की राजधानी धारा नगरी पर आक्रमण कर वहां के शासक भोज को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। अन्य लेखों से पता चलता है कि चालुक्यों ने धारा नगरी को जला दिया तथा मांडव पर अधिकार कर लिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। सोमेश्वर प्रथम कोप्पन तथा कुंडल संगम के युद्ध में चालों से बुरी तरह चोली होगा यहाँ पे, हाँ गलती से चालों लिखा है, चोलों से बुरी तरह पराजित हुआ। चोलों से निरंतर पराजय के पश्चात उसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। चलिए अब विक्रमादित्य छठी के बारे में पढ़ लेते हैं। 1076 से 1126 ईसा के बीच में सोमेश्वर प्रथम का कनिष्ठ पुत्र था। ठीक है, 1076 ईसा में अपने राज्यारोहण के समय उसने एक संवत का प्रवर्तन किया, जिसे चालुक्य विक्रम संवत कहा जाता है। विक्रमादित्य छठे के राज्यारोहण के बाद चोल चालुक्य संघर्ष कुछ काल तक रुका रहा। उसका शासनकाल सामान्यतः शांतिपूर्ण रहा। चलिए आगे देखिए। एक कुशल योद्धा तथा साम्राज्य निर्माता होने के साथ साथ विक्रमादित्य छठा साहित्य तथा एवं कला का महान उपनायक था। ठीक है, उपनायक था। चलिए आगे देखिए। उसने विक्रमपुर नामक एक नया नगर बसाया तथा भगवान विष्णु का एक विशाल मंदिर एवं विशाल झील का भी निर्माण कराया था। उसकी राज्यसभा में विक्रमादेवचरित के रचयिता विल्हण तथा मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर निवास करते थे। विल्हण के उसके राजकवि थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए।
विक्रमादित्य छठी कल्याणी के चालुक्य वंश का महानतम शासक था। उसकी मृत्यु के पश्चात कल्याणी के चालुक्य वंश की अवनति प्रारंभ हो गई। ठीक है, यहाँ से वो डिग्रेड शुरू हो गया। विक्रमादित्य छठा के पश्चात सोमेश्वर तिथि 1126 से 1138 ईसा चालुक्य वंश के शासक बना। उसने भूलोक, कमल एवं त्रिभुवन मल्ल जैसी उपाधियां धारण की थी। सोमेश्वर तिथि की विजयों की अपेक्षा शांति के कार्यों में अधिक रुचि थी। वह स्वयं एक बड़ा विद्वान था, जिसने मानसोल्लास नामक शिल्प शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। चलिए आगे देखिए, इस वंश का अंतिम शासक तैल तृतीय का पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ था। एहोल के मंदिरों का नगर कहा जाता है। ठीक है, टाउन ऑफ टेम्पल कहा जाता है किसको? एहोल को। चालुक्यों का पारिवारिक चिन्ह वारह था। चालुक्यों के शासनकाल में ग्राम के अधिकारी को गामुन कहा जाता था। इनकी नियुक्ति केंद्र द्वारा होती थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग आगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग जिस राजवंश के बारे में पढ़ेंगे वो है आपका पल्लव राजवंश। ठीक है, पल्लव राजवंश जो कांचीपुरम में इसका उदय हुआ था। यहाँ से देखिए, इसके प्रथम शासक जो थे वो सिंहवर्मन थे। उनके दो शासक हुए आगे चल के सिंह विष्णु वंश। थोड़ा फोटो क्लियर नहीं है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सिंह विष्णु वंश लिखा हुआ है और यहाँ से भीमवर्मन वंश। ठीक है, अब देखिए सिंह विष्णु वंश से जो आपके शासक निकले वो थे महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन द्वितीय सिंह विष्णु परंपरा का अंतिम शासक था। ठीक है, सिंह विष्णु का अंतिम शासक कौन था? परमेश्वर वर्मन द्वितीय। अब देखिए भीम वर्मन वंश का जो शासक था वह बुद्ध वर्मन, आदित्य वर्मन, गोविंद वर्मन, हिरण्य वर्मन का जो पुत्र था वो नंदी वर्मन द्वितीय, फिर दंती वर्मन और उसके बाद जो था नंदी वर्मन तिथि था, जिसके 3 पुत्र हो गए, नृपतुंग, अपराजित और कंपन वर्ग। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो इक्ष्वाकुओं को अपदस्थ कर उनकी जगह पर पल्लव आए। पल्लव शब्द का अर्थ लता का वाचक है। ठीक है, पल्लवों का अधिकार दक्षिणी आंध्र और उत्तरी तमिलनाडु दोनों पर था। उन्होंने अपनी राजधानी कांची आधुनिक कांचीपुरम में बनाई थी। अब इसके प्रमुख शासकों के बारे में देख लेते हैं। तो सिंह विष्णु 575 से 600 ईसा के बीच में था। पल्लवों का प्रथम प्रमुख राज सिंह विष्णु था। उसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। वह एक वीर व पराक्रमी राजा था। उसने चेल, चोर, पांड्य, मालय, मालवा, कल्ब एवं सिंघल राजाओं के युद्ध में पराजित कर अपनी शक्ति का विस्तार किया। इसने मामल्लपुरम का आदिवराह गुहा मंदिर का निर्माण कराया और इस मंदिर में सिंह विष्णु व उसकी 2 रानियों की प्रतिमा स्थापित कराई गई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे महेंद्र वर्मन प्रथम जो 600 से 630 ईसा के बीच में था। सिंह विष्णु का उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन प्रथम बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। इसके समकालीन चालुक्य बादामी सम्राट पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम पर आक्रमण कर पल्लवों व चालुक्य के बीच लंबे समय तक चलने वाले राजनीतिक संघर्ष को शुरू किया था। चलिए आगे देखिए। नरसिंह वर्मन प्रथम जो 630 से 668 ईसा के बीच में था। महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद उसका पुत्र नरसिंह वर्मन कांची की राजगद्दी पर बैठा था। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था और नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में 641 में चीनी यात्री ह्वेनसांग कांची आया। उसने महामल्लपुरम, मामल्लपुरम जिसको कहा जाता है 2 भाषाओं में, महामल्लपुरम भी कहा जाता है, मामल्लपुरम भी कहा जाता है, और आज के समय उसका नाम महाबलीपुरम नामक एक नए नगर की स्थापना। और इस नगर में उसने अनेक विशाल मंदिरों का निर्माण कराया था, जिनमें से धर्मराज मंदिर अब तक विद्यमान है। यह उसके गौरव एवं महत्ता का साक्षी है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है इसी में कि उसने द्रविड़ शैली के जिस रूप का आरंभ किया उसे मामल शैली भी कहा जाता है। नरसिंह वर्मन द्वितीय 695 से 720 ईसा कांची का कैलाशनाथ मंदिर, राज सिद्धेश्वर मंदिर, राज सिंहेश्वर मंदिर व ऐरातेश्वर मंदिर के विशाल मंदिर और मामल्लपुरम के अनेक प्रसिद्ध मंदिर उसी के द्वारा बनवाए हुए हैं। चलिए आगे देखिए। उसने राज सिंह, आगप्रिय व शंकर भक्त उसकी सर्वाधिक प्रिय उपाधियां थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में घटिका संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए आगे देखिए। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने एक दूत मंडल चीन भेजा 720 ईसा में। कदम्बों ने 4वीं सदी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता कायम की थी। कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने किया था। कहा जाता है कि मयूर शर्मन ने 18 अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को असंख्य गांव दान में दिए। कदम्बों ने अपनी राजधानी कर्नाटक के ऊपरी केनरा जिले में बैजयंती या बनवासी में बनाई थी। चलिए आगे देखिए।
पल्लवों के दूसरे महत्वपूर्ण समकालीन गंग थे। उन्होंने चौथी सदी के आसपास दक्षिणी कर्नाटक में अपना शासन कायम किया। वे पश्चिमी गंग या मैसूर के गंग कहलाते थे। उनकी सबसे फरनी की राजधानी कोलार में स्थित थी। चलिए आगे देखिए। पल्लवों ने बहुत से ग्रामदान अधिकांश ब्राह्मणों को दिए। आरंभिक पल्लवों के 16 भूमि अनुदान पत्र हमें देखने को मिलते हैं। चलिए आगे देखिए। चौथी सदी में कलभ्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह का असर पल्लवों पर तथा उनके समकालीन पड़ोसियों पर पड़ा है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। कलभ्रों का दुष्ट राजा कहा गया है। ठीक है, कलभ्रों को दुष्ट राजा कहा गया है। उन्होंने बहुत से गांवों में ब्राह्मणों को मिले ब्राह्मणोदय अधिकारों को खत्म कर दिया था। चलिए आगे देखिए। तो कलभ्रों का विद्रोह इतना व्यापक हो गया था कि उसको पांड्यों, पल्लवों और बादामी के चालुक्यों के संयुक्त प्रयास से ही दबाया जा सका था। चलिए अब आगे देखिए पल्लव चालुक्य संघर्ष के बारे में। यद्यपि पल्लव और चालुक्य दोनों ने ही ब्राह्मणों को अनुदान दिया, तथापि दोनों के बीच लूटपाट, प्रतिष्ठा और क्षेत्रीय संसाधनों को लेकर झगड़े हुए। दोनों ने कृष्णा और तुंगभद्रा के द्वार पर प्रभुत्व जमाने की चेष्टा की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। संघर्ष के क्रम में पहली महत्वपूर्ण घटना परम प्रसिद्ध चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय 609 से 642 ईसा के शासन काल में घटी थी। उसके बारे में जानकारी उसके ऐहोल अभिलेख से हमें देखने को मिलती है। चलिए आगे देखिए। उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित उसकी प्रशस्ति उत्कीर्ण है। यह प्रशस्ति उस काल की काव्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। ठीक है, अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने कदम्बों की राजधानी वनवासी को अपने अधीन कर लिया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। उसने नर्मदा के किनारे हर्ष की सेना को हराकर उसे दक्कन की ओर बढ़ने से रोक दिया था। चलिए आगे देखिए। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 ईसा के आसपास कृष्णा और गोदावरी का दुआब पल्लवों से छीन लिया था। यह दुआब वेंगी पोत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर मुख्य राजवंश की एक शाखा स्थापित की गई जो वेंगी के चालुक्य राजवंश कहलाने लगी। चलिए आगे देखिए। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन 630 से 668 ईसा ने चालुक्य राजधानी वातापी पर लगभग 642 में कब्जा कर लिया। नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड अर्थात वातापी विजेता की उपाधि धारण की थी। चालुक्य राजा विक्रमादित्य 733 से 745 ईसा ने कांची को 3 बार पराजित किया था। अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से मंदिरों का निर्माण हुआ है। तो यज्ञ अनुष्ठानों के अलावा ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा लोकप्रिय होती गई। 7वीं सदी से वैष्णव प्रवर अलवार संतों ने वैष्णव संप्रदाय को तथा नयनार संतों ने शैव संप्रदाय को फैलाया था। रथ के रूप में 7 मंदिर सबसे प्रसिद्ध हैं जो मद्रास के 65 किलोमीटर दूर महाबलीपुरम में पाए गए हैं। इनका निर्माण 7वीं सदी में नरसिंह वर्मन ने कराया था और इसने प्रसिद्ध बंदरगाह शहर महाबलीपुरम और या मामल्लपुरम की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों आगे चलिए। अब इसी पॉइंट के साथ यहाँ नगर अपने तट मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध हैं जो किसी चट्टान को काट कर नहीं बल्कि स्वतंत्र संरचना के रूप में खड़ा किया गया है। बादामी के चालुक्य राजाओं ने 610 ईसा और उसके बाद ऐहोल में अनेक मंदिर बनवाए हैं। पतडकल में 7वीं 8वीं सदी में बने 10 मंदिर हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है पापनाथ मंदिर। चलिए अब देखिए किसानों पर कर भार देख लेते हैं। उपज के एक हिस्से के रूप में लिए जाने वाले भूमि कर के अतिरिक्त राजा अन्न और स्वर्ण के रूप में नजराना ले सकता था। गांव से की सभी खाने और छिपे खजाने निखात निधि राजा के होते थे। राजा को विष्टि अर्थात बेगार मुफ्त में खटाने का अधिकार होता था। चलिए अब आगे देखिए। जब कभी राजा के अधिकारी कर वसूल करने व अपराधियों को सजा देने के लिए गांव में पहुंचते थे या सैनिक अभियान के क्रम में गांव होकर गुजरते थे तब गांव के लोगों को बहुत कुछ करना पड़ता था। उन्हें गाड़ियों के लिए बैल, सोने के लिए खाट, रसोई बनाने के लिए ईंधन, चूल्हा और बर्तन तथा सेवा के लिए चाकर देने पड़ते थे। अब देखिए ग्रामीण विस्तार किस प्रकार हुआ। इस काल में दक्षिण भारत में 3 प्रकार के गाँव देखने को मिलते हैं, उर, सभा और नगरम। उर गांव सबसे अधिक प्रचलित था जिनमें किसान जातियों के लोग बसते थे तथा भूमि पर उन लोगों का संभवतः सामुदायिक स्वामित्व होता था। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे देखेंगे। सभा कोटि के गांव में ब्रह्मोदय अर्थात ब्राह्मणों को दिए गए गांवों में भूमि पर दान भोगी ब्राह्मण का व्यक्तिगत स्वामित्व होता था। नगरम कोटि का गांव वह होता था जहां व्यापारियों और वणिकों का मिलाजुला वास होता था एवं उन्हीं का दबदबा रहता था। चलिए अब आगे देखिए। चालुक्य क्षेत्रों में गांव का कार्य व्यवस्था गांव के श्रेष्ठ जन करते थे जो महाजन कहलाते थे। अब चलिए हम लोग सामाजिक ढांचे के बारे में देख लेते हैं वहाँ के।
तो समाज पर राजाओं और पुरोहितों का दबदबा था। 300 से 750 ईसा की अवधि में पुरोहितों ने भूमि दान के बल पर अपना प्रभाव और प्रभुत्व जमाया था। राजाओं और पुरोहितों के नीचे किसान आते थे जो अनेकानेक कृषक जातियों में बटे थे। वाकाटक, पल्लव, कदम्ब और पश्चिमी गंग राजाओं ने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों ये चैप्टर ही समाप्त होता है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम लोग ऐसी ही वीडियो अब लाते रहेंगे। और जल्दी ही हमारा भारतीय इतिहास अब ख़त्म हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि घटना चक्र का क्या कहते हैं MCQ डाल दूँ, जिससे कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि जो मैंने अब तक इतिहास पढ़ाया है उससे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप लोग को घटना चक्र चाहिए कि नहीं चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।